आज हम कलकत्ता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की चर्चा करते हैं। जब भी कोई हत्या हो और उसमें रेप की संभावना है तो बहुत सारे जांच जरूरी होते हैं। एक है फिंगरप्रिंट। संजय राय जिसके फांसी की मांग की जा रही है उसके फिंगरप्रिंट्स लिए ही नहीं गए हैं, ये जानकारी निकल रही है। 2 नंबर है, कह रहे हैं कि संजय राय का सलाइवा विक्टिम के चेस्ट में मिला है, लेकिन वो कंटेमिनेटेड है किसी फीमेल डीएनए से। एचआईवी जब से आया है देश में तो जो सैंपल्स होते हैं सलाइवा, यूरिन या ब्लड, इसको कलेक्ट करने में बहुत एहतियात बरती जाती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति सैंपल हैंडल नहीं करना चाहेगा किसी का भी। ग्लव्स पहन के प्रॉपर तरीके से सिरिंज वगैरह में सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और सैंपल्स कलेक्शन जो है नर्सेस का काम होता है। और लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहता है कि कितनी एहतियात क्यों न बरती जाए, जब भी 2 व्यक्ति संपर्क में आएंगे तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा और वो उनके शरीर में दिखेगा डीएनए के रूप में। तो किसी नर्स ने निश्चित तौर पे संजय रॉय का सलाइवा कलेक्ट किया है किसी सिरिंज में और उसे विक्टिम के चेस्ट में सबूत बनाने के लिए, फर्जी सबूत बनाने के लिए अप्लाई किया होगा। और उस दौरान एहतियात के बावजूद फीमेल डीएनए रह गया कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन। तो क्या वहाँ पे जितनी भी नर्सेस उस हॉस्पिटल में हैं उनके डीएनए से इस फीमेल डीएनए को मिलाया गया है? ऐसी कोई खबर तो मिल नहीं रही है। नर्सेस की तो कोई जांच ही नहीं हुई है, उनके रोस्टर, उनका नाम कुछ भी बाहर नहीं लाया जा रहा है। नर्सेस को पूरी तरह से जांच के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। क्यों? कोई जवाब नहीं है। अब तीसरी बात, आज के ज़माने में मोबाइल ट्रैकिंग होता है। मोबाइल ट्रैकिंग का कोई भी जानकारी मिल रही है किसी को? अब इस डिपार्टमेंट में जहाँ पे लेडी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, इसके एचओडी है डॉक्टर सुमित रॉय तौरफदार, डॉक्टर सुमित रॉय तौबदार। डॉक्टर सुमित रॉय तौबदार से संजय राय के वकील कविता सरकार की बातचीत हुई। तो डॉक्टर तौबदार ने बातचीत के दौरान कहा है कि उस दिन यानी कि 8 अगस्त को 4 से 8 बजे के बीच मृतका ड्यूटी से गायब थी। उसकी जब ज़रूरत पड़ी उसे बुलाया गया तो उसको ड्यूटी पे नहीं पाया गया। तो एक संवाददाता ने उनकी माताजी से पिताजी से बात की तो वो कह रहे कि डॉक्टर तौबदार पे शक और ज़्यादा गहरा जाता है। ये मृतका के खिलाफ था, उनकी बेटी के खिलाफ था। और अब जब ये कह रहा है कि 4 से 8 के बीच वो गायब थी तो उस पर शक और ज़्यादा गहरा जाता है, क्योंकि वो 2 बजे के बाद रहता ही नहीं है हॉस्पिटल में। तो वो कैसे बता सकता है 4 से 8 के बीच वो गायब थी? अब एक डॉक्टर होने के नाते और इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ड्यूटी कर चुकी हूँ और हम लोग के भी प्रोफेसर्स होते थे, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये माता पिता जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये इन सरकारी अस्पतालों का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ताकि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सीख सके, इसलिए ओपीडी का टाइमिंग 1 से 2 बजे तक में ओपीडी ख़त्म हो जाता है और कंसल्टेंट्स चले जाते हैं राउंड वगैरह लेके। अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही अस्पताल चलाते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है तो सिस्टर्स या बाकी के डॉक्टर्स चुगलखोरी करके कंसल्टेंट्स को बता देते हैं कि फला डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा है और उसकी वजह से हमको करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें होती है, इसलिए डॉक्टर का 2 बजे के बाद होना ज़रूरी नहीं है, ये जानकारी पाने के लिए कि उनकी कोई पीजी स्टूडेंट ड्यूटी पर नहीं है और वो भी 4 घंटे के लिए। किसी सरकारी अस्पताल में 4 घंटे के लिए ड्यूटी से गायब रहना बहुत बड़ी बात होती है। और इस बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल ने डॉक्टर तौबदार को इंटरव्यू लेकर बातचीत नहीं की। ये खबर बाहर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से निर्देश मिले हुए हैं इन न्यूज़ चैनल्स को कि ये वाली बात को दबा दिया जाए।
4 से 8 बजे के बीच मृतका गायब थी। उनके माता पिता का ये कहना कि डॉक्टर खुद 2 बजे तक रहता है, तो वो कैसे कह सकता है 4 से 8 बजे के बीच बेटी गायब थी, एकदम निराधार है, बकवास है। डॉक्टर तौबदार को बुलाया जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो 4 से 8 बजे के बीच वाकई गायब थी कि नहीं। किस सिस्टर ने या किस डॉक्टर ने उनको फ़ोन पे जानकारी दी थी कि वो गायब है। उन डॉक्टर्स और उन नर्सेस को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि अकेले में सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी ठीक से जांच कर ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने शायद उनको बता रखा है मामले को रफा दफा किया जाए, वरना एक बड़ा रैकेट बाहर आ सकता है। इसलिए वो जांच कर ही नहीं रहे, वो दबा रहे हैं। लेकिन हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दबाए लाए जो भी करे, देख के समझ में आ रहा मामला क्या है। लेकिन एक निर्दोष को इस तरीके से आजीवन कारादंड या मृत्युदंड देना गलत होगा। उसने जो रेप या मर्डर किया है ये साबित हो नहीं पा रहा है, वो बलि का बकरा है, समझ में आ रहा है। जब तक का कि पूरी तरह से साबित न हो जाए कि संजय राय ने ही अपराध किया है और कोई था नहीं, तब तक का उसे कोई भी सजा देना या 1 दिन के लिए भी जेल में रखना गलत है। इसलिए मैं ये 4 से 8 बजे के बीच मृतका का ड्यूटी से गायब रहना 8 अगस्त की तारीख को, मैं इसे बहुत अहमियत देती हूँ। और इस पे अभी तक का किसी भी न्यूज़ चैनल ने क्यों नहीं किया है। एक वीडियो में मृतका संजय राय की वकील कविता सरकार ने जब ये बात उठाई है और हम लोगों ने इस पे पोस्ट डालना शुरू किया, उसके बाद एबीपी आनंदो ने उनको लाया है अपने न्यूज़ रूम में और उनसे बातचीत कर रही। ये एबीपी आनंदो इतना बेईमान चैनल है, इसके पास बहुत खबर है, ये खबरें छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा है। और जब हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट दे के मामले बाहर ला रहे, तब ये बेईमान चैनल डैमेज रिपेयर के लिए चुपचाप लोगों को बुला के इंटरव्यू वगैरह ले रहा है। अभी तक का डॉक्टर तौबदार का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, एक भी नर्स का इंटरव्यू नहीं लिया एबीपी आनंदो ने। ऊपरी निर्देश मिला हुआ है, अगर निर्देश नहीं मानेंगे तो ईडी सीबीआई आएंगे इनके घरों में, जैसे बीबीसी और दैनिक भास्कर के यहाँ पे रेड पड़ा है। खैर, ये 4 से 8 बजे के बीच गायब रहना एक बहुत अहम बात है। और मृतका के माता पिता का कहना कि डॉक्टर तौबदार खुद नहीं रहते 2 बजे के बाद, बकवास है। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स अगर खुद ड्यूटी नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अगर यही है तो फिर क्यों उन डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जा रहा है मिदनापुर में। करे हाथ सफाई जितना करना है, उनको हाथ सफाई करने दिया जा रहा है ताकि वो सीख सके और आगे चल के वो सीजर वगैरह कर सके। तो समझने की बात है कि मेडिकल कॉलेजेस में कंसल्टेंट्स 2 बजे के बाद नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटी पे अगर कोई नहीं है तो उनकी खबर उनको नहीं मिलेगी या उस पर वो कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात पे मैं आती हूँ, ये डॉक्टर तौबदार ने कहा है संजय राय के वकील कविता सरकार को कि कुछ समय पहले 2 महीने पहले मृतका को के शरीर पे, चेहरे पे और जो भी हिस्से दिखते हैं उनमें चोट के निशान दिख रहे थे और वो इतने थे कि लोगों का ध्यान जा रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ कहा या पूछा नहीं। इस बाबत जब न्यूज़ चैनल वालों महिला संवाददाता ने माताजी पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, 2 महीने नहीं 5 महीने पहले उसका सड़क में दुर्घटना हुआ था, वो गिर गई थी स्कूटी से, तब उसने कार खरीदा अप्रैल महीने में और वो कार से आने जाने लगी। तो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट पूछती है कि क्या वो हॉस्टल में रहती थी ना घर में, तो उनकी माताजी ने कहा कि जब वे उसको ड्यूटी पे रात को देर में आना रहता था तो फिर वो हॉस्टल में ही रहती थी, यानी वहाँ पे उसको हॉस्टल में एक रूम मिला हुआ है। तो ये बातें देखिए, उस दौरान अगर 4 से 8 बजे के बीच एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान नदारद है तो हो हल्ला मच जाता है, सिस्टर्स वगैरह कचर पचर करने लगती, साथ के डॉक्टर बहुत हल्ला मचाने लगते हैं। तो उस समय आज के ज़माने में मोबाइल है तो फ़ोन हुआ होगा, फ़ोन करके क्या पूछा था मृतका की माताजी से कि बेटी क्या घर में आई है, वो तो ड्यूटी पे है नहीं, क्योंकि ड्यूटी में 1 घंटा भी कोई किसी का ड्यूटी नहीं करना चाहता है। तो उनकी माताजी साफ बताए, उनकी माताजी कह रही कि उस दिन 5 बजे उनकी अपनी बेटी से बातचीत हुई थी और वो खाना खा रही थी। तो ये कॉल डिटेल्स बाहर लाया जाए लोकेशंस के साथ,
उनकी माताजी सही कह रही है ना, डॉक्टर तोपदार सही कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, इनके कॉल डिटेल्स बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ये कॉल डिटेल्स दबाया जा रहा है, बाहर नहीं आने दिया जा रहा है एजेंसीज के जरिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये शुभेंदु अधिकारी फर्जी व्यक्ति है और ये कोई भी संवेदनशील मुद्दा होता है उसको ये ममता दीदी का विरोध करने के नाम पे सीबीआई को दिलवाता है और सीबीआई फिर रफा दफा करते जुडिशरी के जजों के जरिए, जुडिशरी के जजों के साथ मिलके, चंद्रचूड़ वगैरह के साथ मिलके। यानी एक बहुत ही गंदा रैकेट चल रहा है। मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ शिक्षण संस्थाओं में, और यहाँ के बंगाल के मिनिस्टर्स, टीएमसी के मिनिस्टर्स और बीजेपी आरएसएस सब मिलके सब चला रहे हैं। कुछ दिन पहले ममता दीदी के एक शांतनु सेन नाम का एक टीएमसी लीडर बोलता उनकी बेटी ना कि उनकी बेटी से भी ना कि पैसों की मांग हुई थी। मैं बोलती हूँ झूठ बोल रहा है। इसको आगे किया गया। ये लोग नूरा किश्ती को एक हथियार बनाया है, या आपस में लड़ने का ढोंग दिखाते हैं। ये शांतनु या वो डॉक्टर अख्तर जो आए थे, जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, ये लोग रैकेटबाजी से ध्यान बटाने के लिए ये सब भ्रष्टाचार और थ्रेट कल्चर वगैरह की बातें ला रहे हैं, लेकिन चीख चीख के सबूत कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रैकेट चलता है और ये रैकेट को मान लिया गया है और लोगों को पता है, और इससे ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोल रहा है कि इनकी बेटी से था कि पैसा मांगा गया था। खैर, हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मृतका की माताजी ने उनकी बेटी से अगर उस दिन बात किया है तो ये भी टीवी पे आके साफ क्लियर हो, और अगर डॉक्टर तोपदार झूठ बोल रहे हैं तो डॉक्टर तोपदार को अरेस्ट किया जाए, उनसे पूछताछ हो। नर्सेस को अरेस्ट किया जाए जिनने उनके पास चुगलखोरी की है कि ये ड्यूटी पर नहीं है, और उनको अरेस्ट करके पूछताछ हो। और अगर माताजी सही जानकारी नहीं दे पा रही है, जो फ़ोन उनके पास आया है वो हॉस्पिटल से नहीं आया है, उनकी बेटी का लोकेशन कोई और है, तो उस पर भी जांच हो, पूछताछ हो, ज़रूरत पड़े तो उनको अरेस्ट किया जाए। एक दूसरी माँ का बेटा आजीवन कारादंड और कभी भी उसको फांसी दे दी जाएगी या कुछ एक किसी तरीके से मरवा दिया जाएगा। इससे बेहतर है जांच ठीक से हो। ज़रूरत पड़े तो माताजी पिताजी को भी अरेस्ट किया जाए। डॉक्टर तोपदार, नर्सेज और बाकी स्टूडेंट्स को भी, जिनको भी अरेस्ट करने की ज़रूरत हो, अरेस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चोट की बात हुई है तो इस बारे में सिर्फ माताजी पिताजी से नहीं, उसकी जो मृतका की विवाह तय हो चुका था, उसका एक मंगेतर है, वो भी डॉक्टर है, और इनका ना कि सितंबर में ये पास हो जाती थी विक्टिम, और नवंबर में इनकी शादी की बात हुई थी। तो उस लड़के से बातचीत जरूरी है। उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वाकई में वो शादी के लिए तैयार था, ना बाद में वो मुकर रहा था और उसके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा था शादी के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये सब बातें ज़रूरी है। उसके अपने परिजनों को भी देखना चाहिए, वो कौन लोग हैं। इनको तो पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि दिशा सालियान केस में रोहित रॉय के पीछे तो पूरा मीडिया पड़ गया था, तो इसको क्यों नहीं बाहर लाया जा रहा। और इन लोग के जो कॉल डिटेल्स है, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड लिया जाना चाहिए। मृतका के परिजन, माता पिता जो है, और ये लड़का मंगेतर और इसके परिजन और विक्टिम लेडी डॉक्टर, इनके आपस की बातचीत, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स वगैरह लाना चाहिए बाहर, जिनको नहीं लाया जा रहा है। जानबूझ के इन तथ्यों को दबाया जा रहा है। ये जब पहला वाला थ्रेट कल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो जब फेल हो गया है, तो फिर किसी दूसरे तरीके से इसकी जांच हो, और इसकी जांच सबसे सही यही रहेगा कि उससे जुड़े जो लोग हैं उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ हो। और संभावना है कि तब विक्टिम के जीवन से जुड़े कुछ पहलू ध्यान में आए, उसके जीवन से जुड़े कुछ सवाल है, कुछ पहलू है, कुछ सुराग मिले वहाँ से, और वो सुराग फिर असली हत्यारे तक पहुँचाए, और वो सुराग ना मिले, वो असली हत्यारे तक पहुँच ही ना पाए। उन सुरागों को अटकाने के लिए ही इस तरह की जो प्रॉपर बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अटकाया जा रहा है, क्योंकि बहुत संभावना है कि जब मृतका के जीवन से जुड़े पहलुओं से असली हत्यारे तक का पहुँचने लगेगी एजेंसीज, जो कि वो कभी पहुँचेगी नहीं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनको मना करके रखा गया है। तो हो सकता है कुछ बहुत बड़ा कुछ बाहर आए जिस पर से पर्दा उठने ही नहीं देना चाहते लोग, और इन लोग को मालूम है, इनके कॉलेजेस में सब चलता है, सब आम बात है। तो इन्होंने पहली बात है नर्सेस को एकदम बाहर रखा सब आंदोलन से, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, सड़कों पे आ गए, हो हल्ला करने लग गए, ताकि कोई
संवेदनशील तथ्य बाहर ना आ सके। इससे यही लगता है कि लोगों को जानकारी है और ये संवेदनशील तथ्य बहुत आम बात है, ये कोई बहुत बड़ा हो हल्ला वाली बात नहीं है। फिर मैंने एक और चीज़ पे ध्यान दिया है, वो है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहाँ पे भी इस तरह के अपराध होते हैं वहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं। आप ही सोचिए, ये दोनों यहाँ पे बंगाल की तरफ देखा भी नहीं, उस पर एक ट्वीट तक का नहीं किया है। इसका मतलब है इनके गुप्तचरों ने पहले ही बता दिया मामला क्या हो सकता है। ये किसी रैकेट से जुड़ा है तो ये लोग आएंगे नहीं यहाँ पे। वामपंथी भी कुछ समय बाद वो पीछे हट चुके हैं, कांग्रेस ज़्यादा इसमें पड़ नहीं रही है। अमित शाह जी तो इनके माता पिता से मिले भी नहीं, कलकत्ता आए थे तो। और ममता दीदी में कुछ मानवीयता है और वो मिली है इनसे, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी सरकार ही तो ये सब गंदगी चला रही है बीजेपी आरएसएस के साथ मिलके। और ये जो रैकेट वगैरह चलते हैं इन कॉलेजों में, इनका टर्नओवर अरबों खरबों रुपए में होता है। इनका टर्नओवर अरबों खरबों में ही हो रहा होगा। और बीजेपी आरएसएस ने कुछ ज़्यादा ही उगाही शुरू कर दिया होगा, जिसके चलते ममता दीदी के राज में ये सब बातें बाहर आने लग गए हैं। और अब मैं सबसे अहम मुद्दे पे आती हूँ। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब में, जिसमें आम जनता जो है उसकी राय ली जा रही है। वे न्याय तो चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं मुंह से वो ज़रूरी नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना ज़रूरी है। कलेक्टिवली उनके जो हाव भाव है उससे साफ समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जो कि है और उन्हें भी पता है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो उसे समझौता नहीं, उसे एडजस्टमेंट मानते हैं। वे अपने बच्चों के नैतिक मूल्यों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो मानते हैं कि उनके बच्चे बहुत परिश्रम करके कम नंबरों से जो जाते हैं इन बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ने के लिए, आप समझ सकते कम नंबरों से कि मैं क्या मेरा मतलब है, तो वो बहुत मेहनत करके जाते हैं। वो समाज से आए माता पिता अपने बच्चों की इस मेहनत को बहुत गर्व की दृष्टि से देखते हैं। उनके समझौते को वो समझौता नहीं, एडजस्टमेंट मानते हैं। उनको वे नैतिकता के मूल्यों के आधार पर तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वे चाहते जैसे भी है उनके बच्चे सुरक्षित निकल आए। अगर कुछ होता भी है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जो भी हो सेफ हो, जानलेवा ना हो। समझ रहे हैं आप? यानी गड़बड़ी जो है वो समाज के स्तर पे ही है। और इनको दिक्कत है और इनको शिकायत है कि जो भी होता हो, जो भी होता था, लेकिन इसकी हत्या क्यों की गई है, इसकी मृत्यु क्यों हुई है, इतनी दरिंदगी से मृत्यु क्यों हुई है, क्या हुआ था? इतने दिनों से तो सब कुछ चल रहा था समाज में, एक ओपन सीक्रेट है, तो फिर अभी क्या हुआ कि अचानक मृत्यु हो गई? तो उनका सारा जो गिला शिकवा है वो ममता दीदी से है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक और बीजेपी आरएसएस जो है अंबेडकर को हमारे सिर पर चढ़ाने के लिए अंबेडकर करते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत गुस्सा भी है। शायद मैं तो संदिग्ध मानने लगी हूँ बीजेपी आरएसएस को, लेकिन संभावना है कि वे हिंदुत्ववादी है, संभावना है वे विदेशी एजेंट है, क्या है पता नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने सीए वगैरह करके जो किया है, इस तबके को बहुत बुरी एक जाल में फंसा दिया है। ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं, सिस्टम में आते ही नहीं, उनको तो रिजर्वेशन मिलने की बात नहीं है। वो ओबीसी कोटा से आते, उसके बाद जुडिशरी में जाके उसे खारिज कर दिया जाता है। ये अपनी बेटियों को हिजाब में रखते हैं और ये प्राइवेट अपने मुस्लिम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। ये सरकार को पैसा खिलाते, घूसखोरी, तो पता है ये नीट वगैरह में क्या हो रहा है। और ये अपने बच्चों को क्वालिफाई करवा लेते हैं नीट, और उसके बाद अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में उनको दाखिला देकर वहाँ पढ़ाते, यानी कि इस पूरे गड़बड़ से वो अपने बच्चों को दूर रखना चाह रहे हैं। अब हम उनको कितना गाली दें हिजाब विजाब लेके, आप ही सोचिए परिस्थितियाँ जो है। और नर्सेस जो है वो ज़्यादातर इसी तबके से आते हैं, कम नंबर वाले तबके से। उनको पूरी तरह से सीन से बाहर रखा गया आंदोलनबाजी की आड़ में, यानी कि बड़ा रैकेट चलता है। और ये जो तबका है समाज का, उसे कोई दिक्कत नहीं है गड़बड़ी से, उसे वो समझौता नहीं, एडजस्टमेंट मानती है। अपने बच्चों पे उन्हें बहुत गर्व है, लेकिन जो मृत्यु हो गया इसके लिए वो तैयार नहीं है। और वो करे तो क्या करे समझ नहीं पा रहे हैं, यही है। और
मैं पहले से कह रही हूँ कि गड़बड़ तो हो रहा था, गड़बड़ी थी सिस्टम में, केंद्र सरकार को उसकी पूरी जानकारी थी। ये जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक ला के कोई आतंकवादी नहीं पकड़ रहे थे, समाज के भीतर बैठे लोगों की चौकीदारी करवाया है। जितने भी कमज़ोर तब कुछ भी पहलू मिला है इनको, उसको दोहन किया है। अचानक से उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, एक सीन क्रिएट किया, कहीं पे हत्या करवा के बॉडी को ला के सेमिनार रूम में रखवाया है और उसके बाद छोड़ दिया है। अगर न्याय नहीं मांगे तो ऐसे ही रफा दफा होगा, और अगर न्याय मांगे तो ऐसा कुछ निकलेगा बाहर कि जो तबका टैक्टिकल वोटिंग वगैरह करते हैं, उत्पीड़न का झांसा देते हैं, दुनिया भर का जितना जो, वो सब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब करे तो क्या करे, ममता दीदी भी फंसी है और पक्ष विपक्ष अब सब पल्ला झाड़ के भागने की कोशिश में है। जुडिशरी भी करे तो क्या करे, ज़्यादा कोई सो मोटो वो मोटो करने की औकात नहीं है इनकी, क्योंकि ये बड़े बड़े जो रैकेट वगैरह रहते, कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला, पान वाला के लिए नहीं चलता है। ये जुडिशरी के जज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, यही सब के लिए चलता है। तो आप समझ लें बीजेपी आरएसएस ने क्या खेल खेला है। कोई एक गलत काम चलता था सिस्टम में, उसमें उन्होंने कुछ एक गड़बड़ कर दिया। संभावना है कि बीजेपी आरएसएस ने ना किया, वामपंथियों ने किया हो, या संभावना है कि दोनों ने मिलके किया है ये चीज़, बीजेपी आरएसएस और वामपंथियों ने मिलके किया हो, ये भी संभावना है। क्योंकि इस तरह की ये काम तो चल ही रहा है और इस तरह की मृत्यु वगैरह होते ही रहते हैं। ये केस इतना नहीं बढ़ता अगर मीनाक्षी मुखर्जी और वामपंथियों ने उस दौरान सक्रियता न दिखाई होती। तो बहुत कुछ है मामले में। तो मैं तो इस पूरे मामले को समझ चुकी हूँ। इस मामले में मुझे लगता है अगर न्याय चाहिए तो माताजी पिताजी की गहन पूछताछ हो, मंगेतर और उसके परिजनों की गहन पूछताछ हो, डॉक्टर सुमित रॉय तौबदार की गहन पूछताछ हो, नर्सेस को अरेस्ट करके इनकी अच्छे से पूछताछ हो तो बाहर निकलेगा। लेकिन कोई बाहर निकालना ही नहीं चाहता है। ये जुडिशरी रफा दफा खेल खेल रहे हैं, इनको मालूम है ये क्या करेंगे। अगर सोच लीजिए कोई जज वो मोटो करके तथ्य निकालने की कोशिश करे, जैसे जज अभिजीत गांगुली कर रहे थे, तो क्या हो सकता उसका। डॉक्टर अभिजीत गांगुली ने जुडिशरी छोड़ के बीजेपी आरएसएस ही ज्वाइन किया आखिरकार, यानी कि उन्हीं का पट्टा उनके गले में लग गया है। और तोमलुक से एमपी बन के जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत इज्जतदार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी सोचिए, जो व्यक्ति इतनी निर्भीक तरीके से सुओ मोटो वगैरह करके ईडी सीबीआई रेड वगैरह लगा रहा था, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। यानी हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कुछ कमज़ोर मुद्दे होते हैं, उनका दोहन करके ये बीजेपी आरएसएस ये सब करवा सकती है। इन्होंने लेडी डॉक्टर के केस में भी यही सब किया है। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले गवर्नर के केस में क्या किया था। गवर्नर को लड़की सप्लाई की जाती है, कोई पहली बार नहीं है कि गवर्नर को लड़की सप्लाई। आंध्र प्रदेश के गवर्नर नारायण दत्त तिवारी को भी लड़की सप्लाई की गई थी। उस समय वीडियो निकला था, तब उनने रेजिग्नेशन दिया था स्वस्थता कहकर, तो वीडियो निकला था। अब ये सीवी आनंद बोस गवर्नर बंगाल, उनके ऊपर केस दायर किया एक लड़की ने कि उनके साथ मिसबिहेव किया है। यानी ये लोग लड़की सप्लाई करते हैं बड़े बड़े लोगों को। अब मामला बाहर आए तो रफा दफा करते थे नूरा कुश्ती करके। तो जो जज बैठे हुए हैं ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको भी पता है कि उनके बारे में कोई चीज़ बाहर आ जा सकता है, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं करेंगे, कोई जांच वगैरह नहीं होगा। और ये जांच वाच होगा नहीं, और लोग समझ ले चिक के बोल रहे हैं सबूत यहाँ क्या होता है और क्या हुआ है, और सब मिले हुए हैं। न राहुल गांधी प्रियंका गांधी इसमें पढ़ना चाहती है, अब वामपंथी पीछे हट गए हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य पहले वकील थे, वो भी हट गए हैं। वृंदा ग्रोवर थी, वो हट गई है। सब वकील वगैरह हट जा रहे हैं। कांग्रेस वामपंथी इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी का काम क्या है, बस झूठ मूठ का फर्जी आंदोलन खड़ा करना। और डॉक्टर्स को देख लीजिए, डॉक्टर्स का फर्जी आंदोलन क्या था, वे संवेदनशील तथ्य बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। इस केस में बहुत सारे संवेदनशील पहलू है। राष्ट्र चिंतन मनन करे। और मैं तो बोलूँगी
जांच तो सबसे पहले माता जी से ही शुरू होनी है, क्योंकि माता जी ही संवेदनशील तथ्य बाहर ला सकती है, और वो फिर बढ़ते 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 जितने भी पहलू है, लेडी डॉक्टर के मंगेतर, डॉक्टर तोपदार, नर्सेस, साथ के कलीग्स, इनसे पूछ पूछ के सारे पहलुओं को एक करके कहीं पे हत्यारों तक का पहुंच के हत्यारों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो तो होने ही नहीं दिया जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं लिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो दिक्कत है, असली बीमारी है, वो समाज के स्तर पे है कि समाज समझौते को एडजस्टमेंट मानती है। उसे समझौतों से कोई दिक्कत नहीं है, बस उस दौरान सब कुछ सेफ हो और कोई मौत वगैरह ना हो। और वो लेकिन इस बात को साफ ढंग से कह भी नहीं पा रहे, और न्याय न्याय मांग रहे हैं। और अब वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीजेपी, आरएसएस और टीएमसी और इन लोग की नूरा कुश्ती में क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। सब समझने की बात है। और इस सब में मुझे लगता है संजय राय को रिहा कर देना चाहिए, और उसके जेल के पीछे सराहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो बाहर आए और उसको मरवा दिया जाए तब क्या होगा, और क्या वो सलाखों के पीछे भी सुरक्षित है? और मैं सबसे बड़ी बात अब संजय राय के बारे में करती हूँ। संजय राय जो है, ये एक सिविक वॉलंटियर है, संविदा नियुक्त यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। इसको आपदा मैनेजमेंट में लिया गया था, लेकिन अचानक इसका कोई सिफारिश आया और इसको पुलिस वेलफेयर में ले लिया गया। किसने सिफारिश दिया होगा? इसकी पुलिस वालों से बहुत बढ़िया पटने लग गए। इसको डेली 5 लीटर फुकट का तेल दिया जाता, पेट्रोल दिया जाता था, गाड़ी दिया जाता था पुलिस का, और इसको उल्टो डंगा के पुलिस बैरक में रहने दिया जाता था। और इसके कहने पे ना कि कुछ पुलिस वालों के ट्रांसफ़र भी हो गए थे, सोचिए। और इसको फिर आरजी करके पुलिस चौकी में आने दिया जाने लग गया, और फिर वो आते आते आरजी करके अस्पताल के भीतर का एक मतलब बहुत ही सक्रिय व्यक्ति जैसा हो गया। उसको बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जाए, लेकिन आरजी कर तक का उसको एंट्री तो पुलिस वाले ही दे रहे हैं। उसको उस दिन जो वहाँ पे लेडी डॉक्टर के सेमिनार रूम तक का जाने के लिए कहा गया था, तो उसको तो बुलाया ही गया था अस्पताल में अनुप दत्तो नाम के एक एएसआई के कहने पर। और ये सिविक वॉलंटियर संजय राय भी खुद को एएसआई कहता था। और अनुप दत्तो, अब जब संजय राय के वकील ये संजय राय की वकील मैडम सरकार ने पूछताछ किया है संजय राय से, तो उसने बताया कि अनुप दत्तो एएसआई ने उसे बुलाया था, लेकिन वो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बुरा नहीं कहना चाह रहा है। एक और चीज़ है, उसकी जो वो तो सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर, उसको तो आपदा मैनेजमेंट में लिया गया था, तो उसको पुलिस वेलफेयर में रख के और उसको इतना ज़्यादा एंट्री दे के और इतना ज़्यादा उसको बढ़ावा दे के क्या काम करवाया जा रहा था, वो पुलिस में क्या काम कर रहा था। तो मुझे जो संदेह है कि पुलिस भी किसी रैकेट में, कॉल गर्ल रैकेट में इन्वॉल्व है। पुलिस जो राज्य, केंद्र और राज्य सरकार प्रायोजित कॉल गर्ल रैकेट चलाया जा रहा है शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेज गर्ल सप्लाई रैकेट जिसे मैं कहती हूँ, उसमें पुलिस मदद करती है ज़मीन पे। और पुलिस को डर रहेगा कि कभी सरकार बदल गई, कुछ बात बाहर आ गया तो क्या होगा, तो अपनी वर्दी बचाने के लिए वो इस तरह के लोगों को आगे करते हैं जो होशियार भी हो, तत्पर भी हो। और अगर जब तक का सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सही है, और जो ही कुछ गड़बड़ होगा तो उनको बलि का बकरा बना दिया जाए। तो संजय राय, संभावना है कि उसको इस वाला जो रैकेट चल रहा है पूरी तरह से बहुत ऊपर लेवल से चल रहा है। जो शांतनु सेन जो बोल रहा है ना कि उनकी बेटी से पैसा मांगा जाता था, कभी डॉक्टर अख्तर बोल रहे हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था, एक इतने सारे डॉक्टर थ्रेट कल्चर की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ये किसी एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल गर्ल रैकेट से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। संभावना है कि यहाँ की लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस को सप्लाई किया जाता है फार्म हाउस में, होटलों में, या फिर बीएसएफ, सीआईएसएफ जहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात होते हैं ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में। और इस सब काम में पुलिस वालों को ज़रूरत होती है अपनी वर्दी बचा बचा के सब गंदे काम को सरकार के निर्देश पे चलाने के लिए, संजय राय जैसे तेल लगे हुए पहलवानों की। और जब तक का सब कुछ ठीक ठाक चले तो ठीक है, और जो ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसी संजय राय जैसे लोगों को ये बलि का बकरा बना देते हैं। और ऊपर बैठे जो लोग इस तरह की किसी हत्याकांड को अंजाम दिलवाने के बाद लाश को कहीं और से ला के कहीं और पर रख दे,
वो मज़े लेते रहते पर्दे के पीछे, तब वो एकदम कन्नी काट लेते हैं। मैं आशा करती हूँ पब्लिक समझ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। ये केस चीख चीख के बता रहा है कि हमारे शिक्षण संस्था अड्डे बन चुके हैं और अब इन्हें बंद कर दिया जाए। और किसी पब्लिक को किसी किसी कानून वानून की दुहाई दे के इस तरह के अड्डे चलाए रखने की मांग रखने का कोई हक नहीं है। पब्लिक खुद भी इसमें हिस्सेदार है, क्योंकि पब्लिक की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो समझौते को एडजस्टमेंट मानती है और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के समझौतों से, बस सब कुछ सेफ रहे और कुछ बड़ा कांड ना हो जाए। राष्ट्र चिंतन मनन करे, क्योंकि सभ्य समाज गलत काम को आंख मूंद के बहुत लंबे समय तक का बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग दुखी है, लेकिन बाकी सभ्य समाज में भी आक्रोश है। फालतू काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम।